सलाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर। पूछता है भारत में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो भी एक विजुअल लोग चला रहे हैं कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात यूएई छोड़ के भाग गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो करीबन 1.5-2 साल पहले का विजुअल है और अमेरिका ने ये बात आधिकारिक तौर पर बोली है कि उसने संयुक्त अरब अमीरात को नहीं छोड़ा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है मेरा वो बहुत संवेदनशील है। ईरान जो कर रहा है आयतुल्लाह खुमैनी के मारे जाने के बाद, वो बिल्कुल वैसा है जब एक व्यक्ति बौरा जाता है, उसको पता नहीं होता क्या करना है। वो आए बाएं साएं जो सामने पड़ता है उसको मारता है। और ईरान ने ये बोला भी कि जो हमारा सबसे बड़ा एसेट था, जो हमारा खजाना था आयतुल्लाह खुमैनी, तुमने उसी को मार दिया, तो अब बचो। ये जो तस्वीर है जो इस समय गरिमा आपको दिखा रही है, ये रियलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईरान की मार, ईरान की मिसाइल्स, ईरान के वो ड्रोन्स जहां तक जा सकते हैं, जिस रेंज तक जा सकते हैं, उस रेंज का कोई भी देश इस समय सेफ नहीं है। कोई भी देश। दर्शकों, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, कतर, अबू धाबी, आप नाम लीजिए, अब नाम लीजिए। और अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है पाकिस्तान। हालांकि इस पे मैं खुश हूं कि चलो इस जंग से कुछ तो ठीक निकल रहा है। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। वहां एक तरफ बेंयामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ईरान के बाद अगला कोई आतंकी देश है तो वो पाकिस्तान है, और यहाँ ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान, तुमने अपने सरजमीन का, तुमने अपने एयर बेसिस का, तुमने अपने एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होने दिया, इसलिए अब तुम भी हमारी मिसाइल और ड्रोन से नहीं बचोगे। ये ईरान के एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल कह रहे हैं। देखिए, ईरान में अब ना आयतुल्लाह खुमैनी है और ना ही अहमदिनेजाद है। ईरान में ये वो लोग हैं जो 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पोजीशन पे थे, और अब सारे निर्णय इनको लेने हैं। नहीं तो मुझे नहीं समझ आता कि दुबई के बुर्ज अल अरब, दी ओनली, दुनिया का एक लौता 7 सितारा वाला होटल पे ड्रोन मार के ईरान अपना कौन सा टारगेट अचीव कर रहा है। दुबई के पाम फेयरमाउंट होटल में अपनी ड्रोन गिरा के ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपना कौन सा टारगेट अचीव कर रहे हैं। ओमान, जो कि ट्रेडिशनली ईरान के साथ था, उसकी ऑयल पाइपलाइन पे वार करके वो कौन सा टारगेट है जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पूरा कर रहे हैं। दे आर डेस्परेट। उनके पास, उनको नहीं पता कि स्ट्रक्चर्ड अटैक अब कैसे करना है। ईरान इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, यानी ईरान को नहीं पता इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसलिए वो चारों ओर मार रहा है। इसे स्प्रिंकल फायर कहते हैं। जहां जहां तक मिसाइल जा सकती है सब जगह मार। और वहां भी क्या मारो, फेयरमाउंट होटल पे मार के क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नुकसान हुआ? बेंयामिन नेतन्याहू का कोई नुकसान हुआ? नहीं। बुर्ज अल अरब पे, दुबई के एयरपोर्ट पे, क्या बेंयामिन नेतन्याहू दुबई के एयरपोर्ट पे थे? या डोनाल्ड ट्रंप का कोई परिवार वाला उस पाम बीच के फेयरमाउंट होटल में था, या फिर बुर्ज अल अरब में था? नहीं, कहीं नहीं। ये होता है जब किसी देश के आप एक पूरी पीढ़ी, मतलब टॉप लीडर आयतुल्लाह खुमैनी, स्वर्गीय आयतुल्लाह खुमैनी, उसके बाद टक 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 10 नेता खत्म कर दिए 12 घंटे के अंदर। अमेरिका और इजराइल ने, जो नए नेता आए हैं उनको समझ नहीं आ रहा ये इतना डेवास्टेटिंग टाइम में क्या करें क्या। ऐसे में वो मैप अगर गरिमा आप एक बार और चलाएं
तो आप देखिए दुबई, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जगमग हुआ है, एंड फॉर ऑल द बैड रीजंस, ईरान ने एक वीडियो जारी करी जिसमें वो एक टनल में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि सैकड़ों ड्रोन है उनके पास। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें ह्यूमन लॉस नहीं होता। प्लेन में तो पायलट लगता है, ड्रोन में आदमी नहीं लगता। वो कंट्रोल रूम से रिमोट, जैसे बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं वैसे वो उड़ती है। 1000 किलोमीटर दूर बैठा एक आदमी रिमोट कंट्रोल से वो ड्रोन उड़ा रहा होता है। और इसीलिए ड्रोन का खामियाजा इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन वो ड्रोन जहां गिरती है वहां बड़ा नुकसान कर देती है। तो ईरान कह रहा हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें भी लेके डूबेंगे। और इस चक्कर में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला ग्राफिक अगर घर में आप चलाएंगे तो समझ आएगा कि पूरे विश्व का 90% से ज्यादा तेल इस 33 किलोमीटर के दायरे से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसमें एक तरफ सऊदी अरब और दूसरी तरफ ईरान है। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज द रियलिटी। ईरान ने इसको बंद कर दिया क्योंकि डेस्परेट मेजर है, चाहे ना चाहे। ये ईरान और इजराइल की जंग में हर एक दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर इसका डायरेक्ट असर आएगा, और हर एक भारतीय पे भी, सुधांशु जी, हर एक भारतीय पे भी आएगा। इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल हर एक भारतीय नागरिक ये जानना चाहता है, सबसे पहली बात, जो भारतीय मूल के लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं, अरब की खाड़ी में फंसे हैं, यमन में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है, उनका क्या हाल है? क्या कोई स्पेशल फ्लाइट जा रही है? हर आदमी जानना चाहता है। आपको पता है ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से कितने सौ, कितने लाखों लोग वहां काम करते हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, क्योंकि ये जंग ऐसा 1 मिनट के लिए लगा था दर्शकों कि जब आयतुल्लाह खुमैनी की मृत्यु की खबर आई कि अब नहीं, अब यहीं पे सिमट जाएगा, लेकिन नहीं, ईरान डेस्परेट हो गया। ईरान ने अरामको की जो ऑयल माइन है, जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अटैक किया है। आप समझिए तो, ईरान वांट्स नोटिस। ईरान ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डजंट गेट टू वुड्स। अरामको पे गिरे कि बुर्ज अल अरब पे गिरे कि किस पे गिरे, डोनाल्ड ट्रंप उस तरीके का व्यक्ति, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट ईरान वांट्स टू गेट आईबॉल्स। ईरान को पता है उसका विनाश तय है, लेकिन वो चाहता है कि इस विनाश में वो दुनिया को लपेट ले। वो चाहता है मैं तो मर रहा हूं, सबको लपेट लो, ताकि इट बिकम्स अ वॉर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ वर्ल्ड वॉर बट अ वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए वो इधर भी मार रहा है, उधर भी मार रहा है, एयरपोर्ट्स पे मार रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पे मार रहा है, होटल्स पे मार रहा है, मॉल पे मार रहा है। बुर्ज खलीफा क्या है ऐसा? बुर्ज खलीफा में कुछ बहुत पैसे नहीं। बुर्ज खलीफा एक सिंबल है, दुबई का सिंबल, और अगर उसको नुकसान होता है तो वो पूरे के पूरे यूएई की इमेज पे एक ऐसा दाग होगा जिसको धोने में कई दशक लग जाएंगे यूएई को, जो उसने अपने आप को एक सेफ हेवन बना के रखा है। तो दैट्स व्हाट द ईरान्स पॉलिसी इज। लेकिन इस सब में भारतीय कहां फिट होते हैं, और भारतीय कैसे इस सब से निपटने को तैयार है भारत? क्योंकि अगर ईरान कह रहा है कि अगले तुम हो पाकिस्तान, तो हमें भी अलर्ट पे होना पड़ेगा, क्योंकि वाटरवेज के थ्रू, आप ये बात समझते हैं सुधांशु जी, अरेबियन सी बहुत दूर नहीं है, हम ईरान से बहुत दूर नहीं है हम, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्हाट इज आवर टैक्टिक्स, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी बिगिन। सुधांशु जी, स्पेशल रिपोर्ट। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर ईरान के बाहर
जहां 20 से 26 करोड़ तो टोटल शिया हैं दुनिया में, उसमें से 92-95% ईरान में रहते हैं। उसके बाहर अगर कहीं सबसे ज्यादा शिया है, ओनली सुधांशु जी एंड मी, तो सुधांशु जी वो भारत में है। इसलिए भारत का रिस्पॉन्स हैज टू बी वेरी वेरी मेजर्ड। हमने देखा है जिस तरह से लखनऊ में, जम्मू कश्मीर में, भारत के दूसरे प्रदेशों में शांति प्रोटेस्ट हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सबकी नजरें हैं बहुत ध्यान से कि क्या भारत सरकार की इसको लेके स्टेटमेंट आती है। सुधांशु जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। हमारे लिए बहुत सेंसिटिव समय है। देखिए, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया भारत में है। मैंने तो यहाँ तक बचपन में सुना था। आज का लेटेस्ट डाटा क्या है कि तेहरान के बाहर अगर सबसे ज्यादा शिया किसी एक शहर में है तो वो लखनऊ है। इसीलिए अक्सर जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर्स और वो लोग आते थे तो उनमें से कोई ना कोई समय समय पर लखनऊ जरूर आता रहता था। हम सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो परिस्थितियां वैश्विक परिदृश्य में बनी है, इसे समझना चाहिए। ये इस्लामिक वर्ल्ड की आपस की लड़ाई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप याद करिए, यूएई पहला कंट्री बना जिसने कि इजराइल को मान्यता प्रदान की थी, मुस्लिम कंट्री। वैसे इससे पहले 78 में कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट पहला कंट्री बना था। बाद में अनवर सादात की हत्या इसीलिए हुई थी। अब देखिए, उससे ईरान का क्या था? इस्लामिक वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी तमन्ना है बड़े लीडर्स को कि वो उम्मा के लीडर बन जाए, यानी यूनाइटेड अरब वर्ल्ड जो है उसके लीडर बने। ये कर्नल नासिर के दिल में था 60 के दशक में, बाद में अनवर सादात के दिल में रहा, सद्दाम हुसैन यही ख्वाब लिए रहे और आयतुल्लाह खुमैनी यही ख्वाब लेकर ईरान का नेतृत्व किए थे। अब वहां दो पोल्स हैं, एक तरफ है सऊदी अरब, यूएई और वो जो सुन्नी वर्ल्ड है, और ये ईरान, टर्की, और ये एक अलग प्रकार का लीडरशिप का पोल था। जब भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने का तय हो गया तो क्या लगा कि अभी भी जो यूएई, सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति अच्छी है क्योंकि इन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ईरान की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे पता है कि तेल का खेल 10-15 साल में खत्म होने वाला, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले हैं। तो उन्हें लगा कि यूएई और सऊदी अरब अपने को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, वो अपने को एक ट्रेड डेस्टिनेशन के रूप में बना रहे हैं। तो अगर ये चीज मेटेरियलाइज हो गई, और आपको ध्यान हो सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता देने जा रहा था, और उसी समय 7 अक्टूबर 2023 का ये अटैक हुआ जो हमास ने कराया, जो माना जाता है कि वो ईरान समर्थक है। तो ये एक तरीका था कि एक ऐसी कमजोर नस दबा दो जाके, एंटी यहूदी, एंटी इजराइल की कोई मुस्लिम देश विरोध न कर सके। फिर भी आप याद करिए, तकरीबन 1 महीने तक ना यूएई का कोई जवाब आया था, ना सऊदी अरब का जवाब आया था, ना जॉर्डन का कोई रिएक्शन उसके ऊपर आया था। अब उसके बाद जब हमास को तबाह कर दिया तो ये एक लड़ाई ये थी कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व तो शायद ईरान के पास आ जाता उसके बाद, मगर हमास और हिजबुल्लाह को तबाह करने के बाद अब जो इस्लामिक वर्ल्ड के ही दूसरे कंट्रीज हैं उनको लगने लगा कि ईरान शायद अब आणविक शक्ति बनकर दुनिया में अपनी एक अलग पोजीशन बनाने की कोशिश कर ले और इस आधार पे वो कहे कि इस्लामिक वर्ल्ड को मेरा नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए ये उसके साथ के कंट्रीज की भी समस्या हो सकती थी कि वो ना वहां पर आने पाए। और ईरान इराक का युद्ध हुआ 80 के दशक में, सबको पता है। और अगर हमारे जो साथ में लोग बैठे इनको ना जानकारी होती, अभी बता दूं कि 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह किया था। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि वो इंटेलिजेंस यूनिट ईरान ने, मतलब इंफॉर्मेशन ईरान ने प्रोवाइड कराई थी, क्योंकि ईरान को लग रहा था कि वो इराक का रिएक्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो इजराइली डिस्ट्रॉय करा दे। तब ईरान और इजराइल एक साथ थे। ये संबंध आपस में बदलते रहते हैं। अब स्थिति क्या है कि ईरान को यह लग रहा है कि अगर दुबई, अगर सऊदी अरब, अगर अबू धाबी, अगर जेद्दा, अगर शारजाह अपने को एक फ्यूचरिस्टिक डेस्टिनेशन के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए। यानी हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे। ईरान की जो अंदरूनी परिस्थितियां हैं वो एक अलग हैं। एक दौर था ईरान जब रजा पहलवी के जमाने में था, ये ठीक है अमेरिका कंट्रोल बहुत था, पर तब ईरान बहुत डेवलप था, ईरान एजुकेशन में आगे था, ईरान तमाम चीजों में था। जब से ये खुमैनी वाली रिवॉल्यूशन हुई 1980 के बाद, उससे ईरान कट्टरपंथी होता चला गया। और अब आकर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जहां तक हमारे विरोधी, भारत ने अपने संबंधों का निर्वाह समय समय पर ईरान की सरकारों के साथ अपने संबंधों पे किया। हम अपने साथियों को याद दिला देना चाहते हैं, 71 में ईरान पाकिस्तान के पक्ष में फौज भेजने को मन बना चुका था।
तब, और वो किसी प्रकार से नहीं मान रहा था, तब रजा पहलवी जी ने, ऐसा माना जाता है रजा पहलवी जी की बहन से हिंदुजा ब्रदर्स के बड़े रिलेशन थे और इंदिरा जी ने उस पर्सनल रिलेशन को यूज करके उस चीज को सॉर्ट आउट किया। 2005, 6, 7 में यूपीए की सरकार ने IAEA में लगातार ईरान के खिलाफ वोटिंग की और खुल के 2008 में हमने अमेरिका के साथ डील की। उस अमेरिका की न्यूक्लियर डील के कहने पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ वोटिंग की भारत ने। किसमें? मनमोहन सिंह की सरकार में। अब आज की स्थिति अगर हम देखें तो आयतुल्ला खुमैनी जी के जो उनकी किलिंग हुई अमेरिका और इजराइल के द्वारा, जो हमारे मित्र लोग पूछ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं क्या सऊदी अरब ने कंडेम किया है? क्या नहीं? या जॉर्डन ने कंडेम किया है? या यूएई ने कंडेम किया है? बहरीन ने कंडेम किया है? क्या कतर ने? अरे भाई मुस्लिम देश कर नहीं रहे, आपको क्या लेना देना खाम है? बेगानी शादी का सवाल है, मुस्लिम देश नहीं कर। और ऐश्वर्य जी, हमारे विरोधियों के साथ एक समस्या है। क्या? 1 मिनट में एक बात और कह दूं, हमारे विरोधियों के साथ एक बहुत मजेदार बात है। क्या? जहां एंटी इंडिया एंगल दिख जाए वहां उनको सहानुभूति दिख जाती है। जैसे अभी देखिए हमारे भदौरिया जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के नेता रहमान बर्क वगैरह कहते हैं तालिबान मेरे दिल में है। जब तालिबान ने 2022 में सत्ता कैप्चर की है, एक नहीं अनेक नेताओं के बयान तालिबान के पक्ष में। जब से तालिबान ठोकने लगा पाकिस्तान को, अब तालिबान के पक्ष में कोई बयान नहीं आता, क्योंकि तब लग रहा था तालिबान पाकिस्तान का क्रिएशन है, तो तालिबान दिल में था। अब तालिबान और पाकिस्तान में हो गई लड़ाई, अब तालिबान दिल में नहीं है। ये मेरी समझ से परे है। और यही यहां पर मैं कहना चाहता हूं, जब ईरान हमारा साथ दे रहा था, अब अयतुल्ला खुमैनी, ये खमाइनी ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स सरकार के विरुद्ध भी दिए थे। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो रशिया ने भी कोई सीधे कंडम नहीं किया, सिर्फ ये कहा अपनी सहानुभूति व्यक्त की है और कुछ नहीं किया है। तमाम बड़े बड़े देशों में यूरोपियन यूनियन ने कुछ नहीं बोला है, मुस्लिम वर्ल्ड ने नहीं किया। लेकिन ये एक वरिंग फैक्ट भी अनुराग भदौरिया के पास जाने से पहले बोलता है। सुधांशु जी, मैं आपसे बात यह है कि हमारे विरोधी दल इसको समझते ही नहीं है। ठीक है, विरोधी दल नहीं समझते, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे वैश्विक स्तर पे एक सवाल पूछ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास 30 सेकंड बाद आऊंगा, वैसे भी रुकेंगे नहीं। गरिमा, गेट द ग्राफिक्स सुधांशु जी इन मी। सुधांशु जी, डोनाल्ड ट्रंप, हिंदी में कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ग्राफिक्स गरिमा, मैप, वर्ल्ड मैप जो आप चला रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इस कहावत पे, इस सेइंग को शब्दशः इंप्लीमेंट कर रहा है। बाकी दुनिया कागज पे 2 लाइन लिख देती है, रूस हो बहुत खेद हुआ, चाइना हुआ बहुत खेद हुआ, यूरोप हो संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाओ। ट्रंप डजंट केयर। वेनेजुएला में मदुरो को रात को उठाते हैं, पूरे दिन न्यूयॉर्क की सड़कों पे घुमाते हैं। दुनिया ने क्या किया? कुछ नहीं। अयतुल्ला खुमैनी, ट्रंप इज प्रूविंग अ पॉइंट। ट्रंप इज सेइंग जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहता होगा, क्लिंटन कहता होगा, ओबामा कहता होगा, मैं करता हूं। He is also creating this phenomenon, सुधांशु जी, at a global world कि हेलो ब्रिक्स बना लो, एवॉक बना लो, एवॉल जो मर्जी बना लो, अल्टीमेटली अमेरिका के सामने रूस, चाइना कोई नहीं आएगा। ये मैं बीजेपी के तौर पे नहीं, मैं आपसे एज एन इंटेलेक्चुअल ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ट्रंप इज क्रिएटिंग अ डिफरेंट इमेज। सुधांशु, यहाँ पर मैं, सही बात है, मैं भाजपा प्रवक्ता की अपनी भूमिका से थोड़ा अलग जाकर भी एक विश्लेषण देना चाहता हूं। प्लीज। ये एक वैश्विक सत्य है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो दुनिया में आपको कोई नहीं सुनने वाला। जिसे कहते हैं ना, यह जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान वर्तन। तो हमने चाचा जी की शांति की पॉलिसी देखी थी और लाठी वो गांधी जी की लाठी बन गई थी कि केवल चलने वाले। उसके बाद जो चाइना ने हमारे साथ सन 62 में किया था वो सबको दिखाई पड़ गया था। उसके बाद जब से भारत ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की, उसके बाद हमारी बात सुनी गई। मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, हमने 98 में पोखरण एक्सप्लोजन किया और हम आणविक शक्ति बने। 74 का एक्सप्लोजन जो था, सरकार ने ऑफिशियली कहा था कि ये परमाणु बम के लिए नहीं है, ये शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए है, और अमेरिका रूस दोनों ने पहले घोषणा कर दी थी। हमने मिमियाते हुए कहा था कि हमने शांति के लिए किया। 98 में हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने घोषित किया था, हम पे प्रतिबंध लगे थे। मगर मई 98 में प्रतिबंध लगे और मार्च 2000 में बिल क्लिंटन 2 साल से कम समय में 5 दिन के लिए भारत की यात्रा पे थे और अमेरिका ने भारत के साथ बेहतर संबंध उठाने शुरू कर दिए। मोदी जी आए, हमने पैराडाइम चेंज किया। अगर आप देखें तो हम दुनिया के इकलौते बड़े देश हैं जिसने किसी भी चीज पे समझौता नहीं किया। हमारा एफटीए क्या हुआ? पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हो गया, उसके बाद ब्रिटेन से हो गया, यूएई से हो गया,
नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनसे हो गया, फिर यूएस से हुआ, तो ऑब्वियसली उसके बाद अमेरिका के लिए भी यह आवश्यकता और बढ़ गई थी कि भारत के साथ डील हो। तो मोदी जी के नेतृत्व में भी हमने इस विषय को प्रमुखता के साथ रखा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आपको अपने को बचाना है तो आपके पास अपनी आत्मनिर्भर शक्ति होनी चाहिए, स्वतंत्र वैश्विक नीति होनी चाहिए। वो परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए कि आप अपनी अंदरूनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते हुए, मैं यहां तो मैं सिर्फ एक बात कह दूं, हमारी सरकार आने से पहले, यानी इवन मोदी जी के साथ अटल जी की सरकार भी इंक्लूड कर लीजिए, पहले 50 साल तक भारत पाकिस्तान के हर कॉन्फ्लिक्ट के समय में विश्व में यूएन में इजराइल हमारा पक्ष लेता था और फिलिस्तीन पाकिस्तान का पक्ष लेता था। इसके बावजूद हमारा कोई प्रधानमंत्री, पहले तो हमने 92 से पहले उनसे रिलेशनशिप ही नहीं रखी, और हमारा कोई प्रधानमंत्री कभी इजराइल नहीं जाता था। मतलब फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे हम फिलिस्तीन के साथ खड़े होते थे, भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पे इजराइल हमारे साथ खड़ा होता था। अब ये लोग सोच सकते हैं। और मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक और बात कह दूं, ऐश्वर्या जी सुनिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, जरा सैटेलाइट की पिक्चर देखिए मिडिल ईस्ट की, आपको इजराइल दिखेगा हरा भरा और उसके चारों तरफ रेगिस्तान दिखेगा। ये सन 48 से पहले पूरा रेगिस्तान था। ये इजराइल ने 75 साल में क्रिएट करके दिखाया है, यानी ये करके दिखाया है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा रेगिस्तान में हरियाली कैसे लाई जा सकती है। और ड्रिप इरिगेशन उनसे सीख सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी आप उनसे ले सकते हैं, साइबर इंटेलिजेंस आप उनसे ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। मगर इन लोगों को रेगिस्तान ज्यादा अच्छा लगेगा, हरियाली अच्छी नहीं लगती है। यह भी एक विचार करने का विषय। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अनुराग भदौरिया, सबके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, ये समय लिटिल बिकरिंग का नहीं है, अपनी राजनीति का, अपने क्षेत्रीय दल या किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के। जैसा कि अभी हमने बात की, ईरान से ज्यादा, ईरान के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा शिया है तो वो हिंदुस्तान है। और हर एक शिया आयतुल्लाह खुमैनी को अपना रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर मानता है, अपना टॉप मोस्ट लीडर मानता था। ऐसे में जब ये जंग एक ऐसी सिचुएशन में जा रही है कि ईरान इज ऑन अ रैम्पेज नाउ, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो ईरान के पास अब कुछ खोने के लिए नहीं। ईरान कह रहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो भारत के इंटरनल डायनामिक्स पे हमें बहुत सावधानी से कोई भी टिप्पणी देनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी देखिए, मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहली बात तो हम लोग महात्मा गांधी के देश के लोग हैं जी। हम लोग सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि बीजेपी की ना रखती हो, वो अपना क्रिटिसाइज कर सकते हैं महात्मा गांधी की पॉलिसी को, लेकिन हम सत्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम युद्ध में कतई विश्वास नहीं रखते। जिस तरह का युद्ध देखने को मिल रहा है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, फिर ईरान चारों तरफ गल्फ कंट्री में जिस तरह से बमबारी हो रही है, मानवता का नुकसान हो रहा है। अगर कोई मर रही है तो यह इंसानियत मर रही है। लोगों का जब किसी के घर में किसी का मातम छाता है तो उसके परिवार पे क्या गुजरती है हम आप जान सकते हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति खोजने की कोशिश कर रही हो, हम उसमें कोई राजनीति नहीं खोज रहे हैं। अब बताइए, झगड़ा ईरान में हो रहा है, ईरान हमला कर रहा है गल्फ पे, या अमेरिका और ईरान, इजराइल, राजनीति कहाँ हो रही है हमारे देश के अंदर में? इस शर्म की बात है कि नहीं? सिया समुदाय के लोग देश में रहते हैं, लखनऊ में सबसे ज्यादा रहते हो। मैं तो लखनऊ में हूँ, सुधांशु जी दिल्ली में होंगे शायद। लखनऊ में रहने के बाद मैंने देखा है कि उनके धर्म गुरु थे, उन्होंने अपनी बात कही शांतिपूर्व तरीके से। और कोई भी कहेगा भाई किसी के अगर किसी धर्म गुरु का इस दुनिया में देहांत होगा तो अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कह रहे हैं और अपने घर में चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई नुकसान कर रहे हैं। ये राइट तो उनको है अपने धर्म गुरु के बारे में बात करने की। लेकिन हम वॉर के पक्ष में कभी नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि किसी तरह का वॉर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही अभी सुधांशु जी ने बात की। डोनाल्ड ट्रंप कभी उनको बहुत अच्छे लगते हैं, कभी उनको बहुत खराब लगते हैं। कभी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भारतीय जनता पार्टी जब वो टैरिफ लगाते हैं
हमेशा वो बहुत तेज उनके यहाँ 150% टैरिफ हो जाता है तो बहुत खराब हो जाते हैं। लेकिन टैरिफ तो अभी भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाया हुआ 18%, अभी कौन सा अच्छा 125% उन्होंने लगा दिया सोलर पे। तो वो तो हमारा नुकसान कर ही रहे हैं देश का। दूसरी बात, तालिबान की बात कर रहे थे। तालिबान का अगर किसी ने सम्मान किया तो भारतीय जनता पार्टी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने कभी गार्ड ऑफ ऑनर तालिबानी को नहीं दिया, ना तालिबानी संस्कृति को हम कभी प्यार करते हैं। आपको तालिबानी संस्कृति मुबारक हो। आप किसी देश को से हमारी दुश्मन देश हो सकता है, लेकिन हम उस चक्कर में गार्ड ऑफ ऑनर देने लग जाएंगे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि तालिबान की संस्कृति और संस्कार सभी जानते हैं। अगर तालिबानी संस्कृति संस्कार को हमारे देश के अंदर में आएगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये ठीक एकदम नहीं है। दूसरी बात आपने कहा वेनेजुला की। वेनेजुला में जिस तरह से राष्ट्रपति का अमेरिका लेके गया, आपको कहना चाहिए बहुत अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि हम लोगों को अच्छा लगे कि दूसरी कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष को हायर करके उठा, तो मैंने तो कहा ना कि हम उस राजनीति में जाना भी नहीं चाहते। मैंने तो कहा ख्याल रखना है। नहीं, हम ट्रम्प एक खतरनाक पोजीशन में जा रहे हैं। हम तो अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं। एक सेकंड आराम से बोलिए। का ख्याल रखना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारा हिंदुस्तान किस तरह से सेफ रहे, हमारे हिंदुस्तान के लोग किस तरह से वहां पे सेफ हों। गल्फ कंट्री में हिंदुस्तान के लोग हैं, ईरान में भी हिंदुस्तान के लोग हैं, अमेरिका में हिंदुस्तान के लोग हैं। हमारी आपकी पॉलिसी ऐसी, विदेशी नीति ऐसी होनी चाहिए कि हिंदुस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान की बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ईरान भी हमारा अच्छा मित्र देश रहा है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हमारे ईरान के बीच में रहे हैं। ऐसा नहीं है, ईरान ने हमेशा भारत का सम्मान किया, भारत ने हमेशा ईरान का सम्मान किया। ईरान ने कई भारत के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। इसलिए अमेरिका भी हमारा आज जिस तरह से व्यापार अमेरिका के साथ भी हो रहा है, तो सवाल यह है कि हमारा सबसे व्यापारिक संबंध है और अच्छा संबंध होना भी चाहिए। हमें एक तरफ जाके खड़ा नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि युद्ध जो होता है वो विनाश करता है, वो विनाश करता है देशों का, लोगों का, संपत्तियों का। इसका इम्पैक्ट पूरे देश पे, पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, हिंदुस्तान पे ही पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत से लोग गल्फ कंट्री में काम करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था पे ही पड़ेगा। हमारा कच्चा तेल जो जिस तरह से आने के रास्ते अगर बंद होंगे तो हमारा कच्चे तेल, यहाँ पे जिस तरह का तेल आता है उसकी कीमत बढ़ेगी। तो सवाल ये उठता है, हमें अपने हितों का ख्याल रखना है, बजाय हमें एक तरफ चले जाना, इजराइल की तरफ चले जाना है, अमेरिका की तरफ चले जाना है, ईरान की तरफ चले जाना। एक तरफ ना जाके हमें मानवता की बात करनी चाहिए और युद्ध विराम की बात। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रम्प मानवता की बात सुन रहा है? अनुराग भदौरिया, कम से कम यहाँ तो आप देखिए, यहाँ तो आपको प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रम्प किसी की सुन नहीं रहा है। आप किसकी तरफ हो, किसकी तरफ नहीं हो, वो एक अलग बात है। इंडिया इज नॉट एन एक्टिव प्लेयर इन दिस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर नॉट। वी आर वेरी हैप्पी दैट